क्लियर हुआ नेगेटिव पॉजिटिव डोज जो हम यूज़ करते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहाँ पे काम करता यस है? यस यस सर। क्योंकि 2-3 दिन से हम देख रहे हैं ग्रुप के अंदर डिस्कस हो रहा है इस चीज़ पे। अब क्योंकि ग्रुप्स के अंदर हमारे पास टाइम नहीं होता है कि मैसेज डाल सकें, तो इसलिए यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और कभी अगर किसी किसी का कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है तो कॉल करके भी उन्हें क्लियर कर देते हैं। लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम ज़्यादा ओके ग्रुप सर। में इसके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ये कल की स्लाइड्स पूरी हुई है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ से फिर से, कैन स्ट्रेस कॉज लिम्फोमा? देयर इज नो एविडेंस that stress can make lymphoma or any types of cancers worse. Remember, scientists have found evidence to suggest that there anything you have or have not done to cause you to develop lymphoma. It is important, however, to find ways to manage stress. स्ट्रेस बिकॉज हो सकता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रेस, इसीलिए जो हमारे वहाँ मेडिसिन जो दी गई है स्ट्रेस को अगर कंट्रोल करना है तो F1 वहाँ पे आ जाती है स्ट्रेस केसेस में। अगर स्ट्रेस का केस है तो आप अब यहाँ पे क्योंकि आ गया चीज़ इसलिए हम सामने डिस्कस कर ले रहे हैं। स्ट्रेस के लिए आप S1 दे दें और F1 दे दें, A1 या फिर A3। स्ट्रेस में क्या होता है कि एक इंसान कंफ्यूज भी होता है और बहुत ज़्यादा माइंड पे लाउडनेस होती है, तो यहाँ पर ब्लड कंजेशन बढ़ जाता है और थिंकिंग पावर कम होने लगते हैं। तो जब हम A1 देते हैं अक्सर भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम S1 F1 A1 देते हैं तो ये वहाँ से ब्लड का फ्लो नॉर्मल कर देता है स्ट्रेस के कंडीशन में। और डब्ल्यू से, जो सेल्स के जो बैलेंस है, सेल्स को बैलेंस में लाता है और इस तरीके से स्ट्रेस रिमूव हो जाता है और आराम मिल जाता है ब्रेन को और पूरी बॉडी को, रिलैक्स माइंड महसूस करता है। और स्ट्रेस की वजह से कई बार नींद भी नहीं आती, कई बार स्ट्रेस की वजह से सुसाइड करने को भी तबीयत करती है। तो ये उन लोगों के लिए मेडिसिन है S1 F1 A1 ऑब्लिक A3 और WE। व्हाट नॉट टू ईट विद लिम्फोमा? लिम्फोमा के अंदर क्या चीज़ हम नहीं खा सकते या नहीं खाने के लिए कहें एडवाइस करेंगे? अवॉइड ईटिंग रॉ मीट्स। रॉ मीट्स नहीं खाएंगे, जो भुने हुए सेके हुए मीट्स होते हैं वो नहीं खा सकते। एक्स स्पॉट्स, सुशी, अवॉइड थमिंग फ्रोजन आइटम्स on the country, use separated plates for raw meats before cooking। कुकिंग से पहले नहीं दे सकते खा सकते हैं, जैसे कि अक्सर लोगों को पसंद भी होता है कुछ अधपके अधकचे गोश्त को खाने का। अवॉइड अनस्पिरिचुअलाइज्ड अनसेचुराइड मिल्क, अनसेचुराइड मिल्क भी अवॉइड करें। और चीज़ एंड जूस। Is lymphoma a terminal cancer? Lymphoma most often spread to the liver, bone marrow, or lungs. Stage 3 and 4 lymphoma as common is still very treatable and often curable depending on the NHL subtype. Stage 3 and stage 4 are now considered a single category because they have the same terment and एक मिनट, हाँ, and progress treatment and prognosis because they have same treatment and prognosis. Is lymphoma a always cancer? Lymphoma is a cancer of the lymphatic system. Lymphoma खास करके lymphatic system पे ही होगा।
लिम्फेटिक सिस्टम को ही में ही देखा जाएगा, विच इज द पार्ट ऑफ द बॉडी जर्म फाइटिंग नेटवर्क्स। जो जर्म फाइटिंग नेटवर्क्स लिम्फ नोड्स को ही कहते हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैला होता है। जब भी कोई बाहर से फॉरेन बॉडी बॉडी के अंदर एंटर करती है, चाहे वो केमिकली हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, किसी टाइप की टॉक्सिकेशंस होती हैं, उसे फॉर एक्टिव होकर के रिमूव करता है बॉडी। और इस कंडीशन में आप देखते होंगे कभी भी कोई चीज़ लगती है, थोड़ी देर 72 आवर्स के बाद उसमें पश बल्कि 24 आवर्स के बाद पश फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अगर 24 आवर्स के बाद केयर न किया जाए, 72 आवर्स के अंदर पश उसमें से निकलना शुरू हो जाता है और फीवर आना शुरू होता है। फीवर मेंटेन करता है बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर राइज करता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को स्टरलाइज करते हैं और घर में पार्ट्स वगैरह को या क्लिनिक के अंदर बैक्टीरिया फ्री करने के लिए, इस तरीके से बॉडी भी टेम्परेचर राइज करके दो काम करती है। एक तो बॉडी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है मौसम का तो हमें कुछ लाइट फीवर जैसा महसूस होता है, एक्सर्शन महसूस होता है, जैसे कि वेदर चेंज होता है तब भी हमें ऐसा लगता है। तो वहाँ पर थर्मल पावर जो हमारा बॉडी का है वो मेंटेन होता है अकॉर्डिंग वेदर। अब यहाँ पे जो इन्फेक्शंस बॉडी के अंदर जाते हैं, खास करके जो माइक्रो ऑर्गन, इससे बॉडी का जो टेम्परेचर है सेल्स को स्टरलाइज करता है, और सेल्स को स्टरलाइज करने की कंडीशन में टेम्परेचर राइज करता है और ज़्यादा बढ़ता है। जितने ज़्यादा इफेक्टिव होता है उतनी जो इन्फेक्शंस होता है उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है टेम्परेचर राइज करता है। इसमें हेल्प यूँ होती है जैसे कि लिम्फ नोड्स जो हैं बैक्टीरिया को जब किल कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो टेम्परेचर आता है, खुद ब खुद चला जाता है। लेकिन अगर किल नहीं कर पाता और WBC कंटिन्यू राइज करती है, लिम्फोसाइट्स राइज करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे में फीवर कंटिन्यू बना रहता है। तो वहाँ पे एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ती है। बट ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एंटीबायोटिक तो है नहीं, हम सिस्टम को मैनेज करते हैं, सिस्टम को ट्रीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, अब चाहे कैंसर हो और चाहे फिर कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी के अंदर, जब भी हमारी बॉडी एबनॉर्मल ऑटो इम्यून सिस्टम से इफेक्टेड होती है, उसी वक्त हम बॉडी को S1 प्रोवाइड करते हैं। S1 पहला हमारा स्टेप होता है बिफोर मील्स। ये हमारे बॉडी के ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं, लिम्फ सर्कुलेशंस, लिम्फ प्रोटेक्शंस को मेंटेन करती हैं, और ये रिसेप्टर्स ओपन करने का काम करती हैं। बॉडी के अंदर एसेंशियल जो एलिमेंट्स की कमी होती है, जबकि सभी कुछ खाया जाता है, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर विटामिन जैसे विटामिन B12 की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, या ए की कमी हो गई, किसी भी चीज़ की कमी, बॉडी उसे मेटाबॉलाइज करके या तो ख़त्म कर दिया, यूज़ हो गई चीज़ बॉडी में, या फिर गई बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी ने उसे पहचाना नहीं और पहचाने बगैर उसे वेस्ट मटेरियल में डाल दिया, और वेस्ट मटेरियल में जब गई तो फीकस के ज़रिए और बाहर निकल गई सॉलिड मटेरियल। देखिए यहाँ पे हमने बीच में एक चीज़ वहाँ पे बता रहे थे, 3 सरफेस होते हैं हमारे बॉडी के क्लीन होने। एक, जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल्स सॉलिड मटेरियल्स निकालता है, वो भी वेन्स से होता हुआ वो इंटेस्टाइन्स के तब मूवमेंट होता है, वो ड्रेन होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर। सॉलिड मटेरियल बॉडी का पूरा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूल के अंदर होता है, जो सॉलिड मटेरियल्स होगा। इसलिए आप जब कल्चर कराएंगे और अब जब अगला लेक्चर्स होगा हमारा, तो उसके अंदर स्टूल कल्चर भी हम, प्रॉपर्टी भी हम लेके आएंगे कि क्या क्या चीज़ स्टूल के अंदर पाई जाती है, फिकस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किन कैल्शियम्स होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो इस टाइप के हम वो कलेक्शंस लेके आएंगे। तो यहाँ पे कहना ये है कि जो भी सेल्स की जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो इंटेस्टाइन्स के ज़रिए बाहर आते हैं, और जो भी लिक्विड फॉर्म में जो टॉक्सिकेशंस होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो यूरिन और प्रेस्पिरेशन के जरिए बाहर आते हैं, पसीने से बाहर निकल जाते हैं और यूरिन से बाहर निकल जाते हैं।
और जैसे कि जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स लेकर के लंग्स की तरफ मूव कर देती है। जिस चीज को जहां पे उसे ड्रेन करना होता है, डालना होता है, वो डाल देती है। जैसे कि किडनी पे गई, सारे बॉडी के जितने भी केमिकल्स जो वाटर सॉल्युबल्स थे, तो वो से यूरिन के अंदर ड्रेन कर दिया, किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर आ गए। और वहां बचा तो गैसेस जो सब्सटेंस थे वो वहां से मूव होते कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स की तरफ मूव किए। लंग्स में उसे फिल्टर किया गया और फिल्टर करने के बाद ऑक्सीजन लंग्स लिया और कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर दिया, बाहर कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड मूव करने में लंग्स से जो रिलीज होते हैं टॉक्सिकेशंस, जो भी रॉ मटेरियल बॉडी के जो यूजेबल नहीं है, एक्सक्रीट करना है, उसे स्प्यूटम और कफ के शक्ल में बाहर कर देता है बॉडी। तो इस तरीके से तीन तरफ से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। एक तो रिस्पायरेटरी सेक्शन है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन सिस्टम है, और एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, एक्सक्रीट करता है आफ्टर डाइजेशन, और एक प्रेस्पायरेशन है, स्वेटिंग सिस्टम है, ये भी टॉक्सिकेशंस को रिमूव करता है। ये सारे अगर सिस्टम कहीं पे भी एबनॉर्मल काम करने लगते हैं तो हमारी बॉडी डिजीज इन्वॉल्व हो जाती है, डिजीज के अंदर इफेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पर हम S1 बिफोर मील्स यूज करते हैं। ये इसका काम बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करना, रिसेप्टर्स को ओपन करना, लिम्फ को पेरिफाई करना, लिम्फ नोड को मेंटेन करना, और ऑटो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना, ये सारे सिस्टम है। और स्लाइवेशंस को मेंटेन करना, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करना। तो S1 लेने से ये सारे सिस्टम्स ओपन हो जाते हैं। इसके बाद ही हम खाने के बाद जैसे भी शुरू करते हैं, खाना बंद करते हैं, आफ्टर S10 दे देते हैं। S10 में क्या होता है, जब हम सारे फूड्स को लेते हैं खाने में, और उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि रिसेप्टर्स उसे पहचान नहीं पाते, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। वो फॉरेन मटेरियल समझ करके डाइजेशन के प्रोसेस से होने के बाद मेटाबोलाइज होकर के वो फिकस के अंदर बाहर कर दिए जाते हैं, बाहर का रास्ता पकड़ा दिया जाता है। तो इसलिए बॉडी, अच्छा, कभी कभी एंजाइम्स के सिक्रेशंस प्रॉपर नहीं हो पाते, तो यहाँ पर S10 जो है एसेंशियल एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, और एसेंशियल एलिमेंट्स जो इंटेस्टाइन्स के अंदर जो मौजूद हैं वो रिसेप्टर्स तक ले जाने में और उन्हें आइडेंटिफाई कराने में काम करता है। तो ये S10 का दो बड़ा काम हो गया। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी जो मेडिसिन आती है वो मिक्सचर्स लेवल में आती है। अब जैसे कि यहाँ पे लिम्फोमा कैंसर इज द लिम्फेटिक सिस्टम विच इज द पार्ट ऑफ द बॉडी, जर्म फाइटिंग नेटवर्क्स, ये तो S1 में आ गया। लिम्फेटिक सिस्टम ये L1 में आ रहा है, इंक्लूड द लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, स्प्लीन। अब देखिए यहाँ पे स्प्लीन आ गई। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमने स्प्लीन के लिए, अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, जैसे कि सेल डैमेज हो रहे हैं बॉडी के, कहीं भी सेल डैमेज होते हैं तो हम S5 ग्रुप से लेते हैं ट्रीटमेंट। कैंसर हो या नॉर्मल भी, जब सेल डैमेज हो रहे हैं उसके फिजियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है वो S5 में आती है। एनाटॉमिकल C ग्रुप में आती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिम्फ ग्लैंड, स्प्लेन, स्प्लेन में हमें क्या यूज करेंगे, C10। और इसके जो मेडिसिन है वो F1 भी है, F1 भी यहाँ पे काम करती है। S5 C10 F1। ये स्प्लीन के अंदर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं पहुंच रहा है, इनका प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम इससे ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से भी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ तो या A1 या A3 यूज कर लेते हैं इस जगह पे, क्योंकि कैंसर बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, सारे लिम्फ नोड अफेक्टेड हो जा रहे हैं। तो ऐसे में हम चाहें तो विद मील्स L1 को साथ कर सकते हैं, एक गिलास पानी में थोड़ा सा मिला के दे दिया, खाने के बीच में कह दिया ले लिया, या फिर इसी मिक्सचर के साथ ऐड कर देते हैं L ग्रुप को। जब ये ऐड हो गए, अब इसमें मुझे देखना है कि नॉट्स किस टाइप की है, ग्लैंड्स में फॉर्म में है, तो हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए RE का यूज करते हैं। और अगर वो
क्रॉनिक कंडीशन हो गई है, सीवियर पेन है, तो फिर आर ई नहीं देंगे उस जगह पे हम जी का यूज करेंगे। जी टॉक्सिकेशन और को दूर करता है और एंटीसेप्टिक भी है और एंटी कैंसरस भी है, लाइक शूटर पेन, सिजेरियन पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। जहाँ पे हम जी का यूज करते हैं। जी नेगेटिव मेडिसिन है, पर यहाँ पे जो सेल डैमेज हो रहे हैं और उनकी वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो रही है, सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ऐसे में जी वहाँ पे हीलिंग का काम करती है, फिल करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारा एक थर्ड जो बना मिक्सचर बना। थर्ड मिक्सचर ये मेन डिजीज के लिए हुआ और जो स्पेसिफिक हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी आ गई। इसके अंदर हम डब्ल्यू भी दे सकते हैं। इसमें स्लाइड अगर नर्वस सिस्टम से पेन है तो डब्ल्यू इसे कवर कर जाता है, लेकिन कैंसर सेल्स को रिमूव करने के लिए जी का यूज करना पड़ता है। कैंसर सेल्स की नॉट्स को ब्रेक करने के लिए हमें आर ई का यूज करना पड़ता है। कैंसर सेल्स के सर्वाइवल और न्यूक्लियस को मेंटेन करने के लिए हम डब्ल्यू को देते हैं। तो अगर डब्ल्यू हम यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं तो हम S1 के साथ प्लस S1 के साथ डब्ल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है। और इसके साथ अच्छा है कि हम A1 यहाँ पे अगर यूज कर रहे हैं तो A3 को भी S1 के साथ ही ऐड कर दें, तो S1 प्लस L1 और प्लस A3 मीन्स L2 हो जाता है यहाँ पे प्लस डब्ल्यू। तो S1 L1 A3 ये L2 का फार्मूला है। L2 प्लस डब्ल्यू हम बिफोर मिल कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? सर जी और एक बार बोल दीजिए सर जी। कहाँ से प्रोटोकॉल बोल दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? S1 L1 A3 और क्या? हाँ देखिए, S1 प्लस L1 प्लस A3 ये फार्मूला है L2 का। तो आप सीधे अगर आपके पास L2 है तो L2 यूज कर लें, वरना फिर S1 प्लस L1 प्लस A3 इक्वल क्वांटिटी में ले लें। अच्छा। और डब्ल्यू ले लें। ओके सर जी। डब्ल्यू का वर्क पूरी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस के इंट्रा मैनेज करना है, इंटरनल मैनेज करना है, खास करके न्यूट्रॉन्स को। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मतलब एक्टिव हो रहे हैं, बॉडी लॉस की तरफ जा रही है, पॉजिटिवली वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सेल डैमेज हो रहे हैं, सेल रिफॉर्म नहीं हो रहे हैं, और रिफॉर्म हो रहे हैं तो भी डैमेज हो जा रहे हैं, उसका ड्रेन नहीं हो रहा। तो ड्रेन के लिए हम आर ई का यूज करते हैं। अगर पेशेंट में पेन नहीं है तो ड्रेन के लिए आर ई का यूज करें, वरना फिर जी का यूज करें। जी में जो है ड्रेन भी करता है, हीलिंग भी करते हैं और बर्निंग सेंसेशन को दूर करता है, और एंटीसेप्टिक है, एंटी कैंसरस है। तो जी को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी सीवियर पेन है, शूटर पेन हो, तो खास से याद रखें जी का। ये निगेटिव मेडिसिन है। डब्ल्यू 2 फेज है, प्लस और माइनस दोनों पे काम की जाती है। ओके। इफ ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग की कंडीशन है, कहीं से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो सारी जी। हाँ, अगर कैंसर केस में ब्लीडिंग फिकस में स्टूल के अंदर अगर डार्क कलर में है, ब्लैकिश है, तो ऐसी कंडीशन में जी वहां पे वेनस ब्लीडिंग जब होती है तो डार्क एंड ब्लैक कलर की होती है, और ऐसे में जी का इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लीडिंग ब्राइट रेड हो, तो चाहे वो वॉमिट में हो रही है, ओरल हो रही हो, या बाय एनएस हो रही हो, तो वहां पे बी इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखें। और जब वेन्स रैप्चर करती है तो ब्लैक कलर के ब्लड्स बाहर आते हैं। जब आर्टरी रैप्चर करती है या कैपिलरीज रैप्चर करती है तो वहां पर रेड ब्राइट कलर्स के जो ब्लड्स आते हैं। और अगर वेसल्स रैप्चर करती है तो वहां पे मिले जुले ब्लैकिश प्लस रेडिश दोनों मिक्स कलर में ब्लीडिंग होती है। तो अगर दोनों मिक्स ब्लीडिंग अगर हो रही है किसी को, तो ये समझ लें कि यहाँ पे वेसल्स रैप्चर कर रही है। अगर डार्क रेड ब्राइट कलर में हो रही है तो ये समझ लें कि आर्टीरियल ब्लीडिंग है, आर्टरी रैप्चर कर गई है या कैपिलरीज रैप्चर कर गई है। अगर ब्लैकिश और डार्क ब्लैक और ब्राइटनेस उसके अंदर है तो ये समझ लें वेन्स रैप्चर की है, वेन्स की ब्लीडिंग है। इट्स क्लियर?
lymph nodes, Yes, sir. any doubts? No, sir जी. अभी Okay. अब यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आ रही है, तो थाइमस ग्लैंड पे हमारा S1 C1 S1 आई जाता सीधे सीधे, थाइमस ग्लैंड एंड बोन मैरो। अब बोन मैरो के लिए अगर है, बोन मैरो इफेक्टिव है, तो हम, चलिए ठीक है, हमारे पास पेशेंट एक ऐसा आया है कि जिसे इंटेस्ट स्प्लीन भी डैमेज है, थाइमस ग्लैंड भी डैमेज है, तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, तो बोन मैरो पे यूज करने के लिए हमें C4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो L2 प्रोटोकॉल में हमने बताया है, L2 जो बताया, L2 के साथ C4 ऐड कर दीजिए, होल सोल बोन मैरो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और बोन मैरो भी यहाँ से क्योर होने लगेगा। और बोन मैरो अगर अगर कैंसर सेल्स बोन मैरो को टच कर गए हैं, बोन मैरो से डेवलप हो गए हैं, तो बोन मैरो जब तक ठीक नहीं होगा, कैंसर का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो मुझे बोन मैरो को और क्योर करना होगा, बोन मैरो को सही करना होगा, और ये सही होता है, इसका पूरा फार्मूला है बोन मैरो का, S1 F1 A1 और A3 C4 और WE। ये बोन मैरो के, अगर किसी को एनीमिया भी है, इसी मेडिसिन से एनीमिया भी ठीक हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया है तो भी इसी के अंदर आ जाएगा। वो सारे प्रोग्राम्स तैयार हैं, लेक्चर्स में धीमे धीमे आएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो एक साथ नहीं आ सकती हैं, और लेक्चर्स जो बनते हैं हर पहलू को लेके बनते हैं, इसलिए टाइम लगता है इसे। अभी जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में ही बताया है, अभी इसका पूरा प्रोग्राम तैयार होना बाकी है, सिर्फ भी एक स्लाइड तैयार हुई है और कंस्ट्रक्शन चल रहा भी। तो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड हो गया, लिम्फोमा कैन इफेक्ट दोज एरियाज, मतलब इस एरियाज को इफेक्ट करते हैं, एज वेल एज अदर ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के बाहरी हिस्से में भी इफेक्ट करते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मामूली नॉट्स समझ करके उन ब्रेस्ट के अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर्स जो सर्जन्स होते हैं नॉर्मल ग्लैंड्स करके निकाल देते हैं, बाद में पता ये चला कि वो कैंसर की ग्लैंड्स थी। या फिर अभी हॉस्किंग लिम्फोमा में देखा है कि नेक के ऊपर जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है लिम्फ नोड्स का, और उसे मामूली समझ के निकाल दिया जाता है बाद में। एक पेशेंट हमारे पास आया था, हॉस्किंग लिम्फोमा का था, उसे 7 साल पहले रिमूव किया गया था और ट्यूबरकुलोसिस ग्लैंड्स समझकर निकाला गया था, लेकिन उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस ब्रेस्ट की तरफ डेवलप कर गई और ब्रेस्ट लाइक स्टोन हार्ड हो गया। फिर वो ट्रीटमेंट्स के लिए तमाम सी जगह पे जाने लगे, तो उन्हें किसी ने मेरा पता दिया, लेकिन आने में बहुत देर हो गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने जब टेस्ट कराया तो कैंसर हॉस्पिटल वालों ने उसे कहा कि इनकी आंतें काटी जाएंगी, इंटेस्टाइन को निकाला जाएगा, और इसमें कम से कम 3 मीटर तक इंटेस्टाइन इनकी काट दी जाएगी। अब वो घबरा गए बेचारे, आंतें कट जाएंगी तो। अच्छा, उसमें ये भी था कि ये फिकस जो स्टूल है वो बाहर से अपनी जो नेचर की जगह है वहाँ से नहीं कर सकते हैं, कि ये मुझे ड्रेन करके बाहर रखना पड़ेगा बैग, और सारी चीज़ें बैग से होती हुई जाएंगी। तो वो लोग हमारे पास आए, लेकिन उस पेशेंट्स को इतने दिनों के अंदर जो है बीपी भी इंक्रीज हो गया मेडिसिन से लेने की वजह से उन लोगों की, और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई। पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया गया, अच्छा था, लेकिन पेशेंट्स को टाइमली जो केयर किया जाता है वो फैमिली वालों ने केयर नहीं किया, तो बाद में वो पेशेंट एक्सपायर कर गया। लेकिन इसकी पोजीशन जो ये थी एक्सपायर की, ये जो हॉस्किंग लिम्फोमा है, यहाँ मेरा कहने का मतलब है हॉस्किंग जो लिम्फोमा है, उस पेशेंट की स्टेप टू स्टेप चेक करने पे ये पता चला कि जैसे कोई हैंग करता है, किसी फांसी देता है किसी को, इस टाइप से उसके जो नेक के चारों तरफ जो ये लिम्फ वेसल्स हैं और आर्टरीज हैं, ये सब मिल करके एक ट्विस्ट रोप टाइप का बना दिया था, और जो मेडिसिन से तो डिसॉल्व किया जा रहा था, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने हार्ट के पेशेंट होने की वजह से 3 मंजिल से नीचे सीढ़ियों के जरिए डायरेक्ट उतार दिया, और फिर किसी वजह से उनका प्रोग्राम जहाँ पे डीएनएस वगैरह देना था
वहाँ पे जाना था, लेकिन वो डीएनएस के लिए नहीं जा सके। वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि अभी नहीं, कल आना। इस कंडीशन में वो 3 मंजिल फिर से वो सीढ़ियों से ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उसमें बीपी राइज कर गया और उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो ये चीज़ रिपोर्ट थी। लेकिन वहाँ पे ये देखा गया हॉजकिन जो लिम्फोमा था वो इस टाइप से बढ़ रहा था, ब्रेस्ट से लेकर नेक, और जैसे एक आर्म के अंदर एक रोप बांध दी जाए, रस्सी बांध दी जाए और फिर गर्दन में उसे रोटेट करके और खींच दिया जाए ऊपर की तरफ, पूरी इस तरीके से एक डोरी जैसा महसूस होता था, एक मोटी, और वो भी तो अपने थम्स को मिला लें इस टाइप से वहाँ पे बन रहा था। लेकिन जब मेडिसिन चलाई गई तो सॉफ्ट हो चुका था। पेशेंट 60% रिकवर था, लेकिन फिर ये पैदल चलने की वजह से और सीढ़ियाँ उतरने की वजह से उसे बीपी जो है ब्लड प्रेशर अटैक हुआ और उसमें पेशेंट एक्सपायर किया। लेकिन बहाना होता है, कभी भी कहीं भी पेशेंट निकल जाता है और अच्छा होते हुए भी। तो इस तरीके से हॉजकिन लिम्फोमा में देखा गया कि रूफ टाइप में वो थ्रेड बन जाता है। और एक बार जर्मन रिसर्च काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम आ रहा था कुछ टीवी पे, उसे हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और रिकॉर्डिंग सिस्टम हमारे पास था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बताएं क्यों वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसमें यही चीज़ दिखाया गया था कि ये तीनों चीज़ मिलकर के किस तरीके से रोप बनाती हैं, रस्सी बनाती हैं और ट्विस्ट करती हैं, और फिर ये ट्विस्ट करने के बाद उस पूरी बॉडी को एक कंस्ट्रक्ट कर देती हैं, एकदम से आपस में मिला देती हैं, और फिर वहाँ पे जैसे किसी ने नॉट बांध दी जाए तो वहाँ पे नॉट बन जाती है। और जितनी ज़्यादा नॉट्स नेक के अंदर डेवलप करती जाती है या हार्ट के अंदर डेवलप करती जाती है या लंग्स के अंदर, पेशेंट में उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस राइज करती जाती है। फिर भी हम तलाश में हैं कि वो चीज़ मुझे दोबारा कहीं से मिल जाए तो हम वो वीडियो निकाल सकें, और सर्च में लगे हुए हैं। अगर जिस दिन मुझे हाथ लग गई वो चीज़ तो फिर हम आपको वो वीडियो दिखाने के लिए लाएंगे कि किस तरीके से ये रूप बनते हैं और रूप बन करके ये हैंग करते हैं बॉडी को। ठीक है। इज अ स्टेज 4 लिम्फोमा क्योरेबल? क्या 4 नंबर स्टेज का लिम्फोमा क्योरेबल है? स्टेज 4 लिम्फोमा मीन्स डेड कैंसर। स्टेज 4 में जो है कैंसर कन्वर्ट पाया जाता है, कैंसर स्टेज फुल्ली डेवलप हो जाती है। हैज ए स्प्रेड ऑर्गन्स एक्सटर्नल टू लिम्फेटिक system. Your survival rates vary wide depending on individual risk factors and types of cancer. The survival rates vary wide depending on an individual risk factors and types of cancer. The survival rate of stage 4 lymphoma, ये 4 स्टेज लिम्फोमा होता है, is lower than that of the other stage, but doctors can cure the condition in some cases. ये एलोपैथ का दवा है। तो यहाँ पर तो हम पूरे सेल्स को ही ट्रीट कर रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस सिम्टम्स को ट्रीट करने की नहीं है, सेल्स के फंक्शन और बॉडी फंक्शन को ट्रीट करने की कोशिश होती है। हम पूरे सेल्स के न्यूक्लियस सिस्टम को ट्रीट करते हैं, और न्यूक्लियस सिस्टम जब एक बार बैलेंस में आ जाता है तो बॉडी अरेंज होना शुरू हो जाती है। और अगर न्यूक्लियस जब तक हम कवर नहीं कर सकते, न्यूक्लियस की एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करा सकते, न्यूक्लियस को रिफॉर्म नहीं हो पाता, तब तक बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स जो मेंटेन नहीं हो पाएगी। वाइटल फोर्स नहीं मेंटेन होगी तो इंटरनल जो बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी भी डिफिशियंसी क्रिएट होगी। हम डब्ल्यू या आर के जरिए, आर जो है सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर बायोइलेक्ट्रिकल पॉजिट्रॉन को इंक्रीज करता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वैल्यूज बढ़ रही हो वहाँ पे ही हम न्यूक्लियस के और पॉजिट्रॉन चार्ज को एक्टिवेट करने के लिए हम आर का यूज करते हैं। जहाँ पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाइपर कंडीशन में जा रहा हो, वहाँ पर हम डब्ल्यू दे करके
उसके नेगेटिव पॉजिटिव को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैनेज वहाँ पे जैसे कि है कि पॉजिटिव डिजीज हो तो नेगेटिव मेडिसिन डिजीज हो तो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कमी हो रही है। पॉजिटिव कम हो रहा है तभी तो नेगेटिव हाइपर हो रहा है। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियस के अंदर वाई जो देते हैं वो नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, आर ई पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, डब्ल्यू ई न्यूक्लियस में इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है, बी ई न्यूक्लियस के वाइटल फोर्स को इंक्रीज करता है जहाँ पर कलेक्शंस ऑफ सेल्स है और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जी उसके टॉक्सिकेशंस को रिमूव करता है और निगेटिव चार्ज करता है और टॉक्सिकेशंस को रिमूव करता है वहाँ से। तो इस तरीके से एक सेल के ऊपर इस 5 तरीके से हम अटैक करते हैं बायोलिटिकल एनर्जी अपनी 5 इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से, और इसीलिए इसे कई जगह पर रामबाण भी कहा गया है। ये 5 स्पेसिफिक जो लिक्विड फ्लूइड्स हैं ईएच के अंदर is lower than that of the other stage, but doctors can cure condition some cases, कुछ केसेस में बताते हैं ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा लास्ट या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर कुछ परसेंट तो ठीक भी हो जाते हैं और कुछ परसेंट ऐसा होता है कि वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं और बॉडी के अंदर क्योंकि वाइटल फोर्स इतनी जल्दी इस्टेब्लिश की नहीं जा सकती है, वाइटल ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, तो वहाँ पर मौत लाजिम हो जाती है, आई जाती है, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कोशिश रखें S1 और RE को कंटिन्यू देते रहें, S1 RE का फॉर्मूला ये भी है कि जब इंसान की डेथ हो जाए उसके 5 मिनट के बीच डॉक्टर एनएल सिन्हा की बुक में दिया गया S1 और RE का अगर इंजेक्शन बना के इंजेक्ट किया जाए तो वो वाइटल फोर्स फिर से रीअरेंज हो जाती है और जो डेड बॉडी है वो लाइव हो जाती है, ये कहा गया है। और ये कई बार ऐसे स्टेज में भी देखा गया है कि मृत्यु कंफर्म हो गई है लेकिन इमिजिएटली उसके टंग के ऊपर इन ड्रॉपों को डाला गया है, वो फट से उठ के आंखें खोल दिया है। तो बहुत सी जगह पे इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा गया है और इंजेक्टेबल प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन ये काम 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जब तक कि बॉडी का टेम्परेचर मौजूद हो। बॉडी का टेम्परेचर मौजूद होता है उस कंडीशन में हम नर्वस सिस्टम और कार्डियक सिस्टम जैसे ही इस मेडिसिन को देते हैं, नर्वस सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम दोनों ऑपरेट होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स के अंदर जो ये न्यूरॉन सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और जैसे स्टिमुलेट होते हैं दोनों फ्रिक्वेंसी मिलती है हार्ट की जो फ्रिक्वेंसी है ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड कॉन्गुलेट नहीं होना चाहिए, कॉन्गुलेट अगर हो गया तो फिर कर पाना कुछ भी मुश्किल होता है। और न्यूरॉन सेल्स इसी ब्लड के फ्लू से होते हैं और जैसे ही इस पे दोनों सेल्स के ऊपर ये ड्रॉप पड़ता है टंग्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम के दोनों फेज एक्टिव होते हैं और एक ब्रेन को एक्टिव करता है और एक कार्डियक को एक्टिवेट करता है। इस कंडीशन में जो पेशेंट जो डेड हो गया है वो 5 से 10 मिनट के अंदर फिर से आंखें खोल देता है, ये देखा गया है। Rate of stage 4 lymphoma is lower than of the stage, so doctors can cure the condition in same cases. Can you have lymphoma without any symptoms? Patients with low grade lymphoma usually experience lightly to no symptoms. The first sign of the disease include swollen but painless lymph nodes. स्वेलिंग थोड़ी सी दिखेगी और पेनलेस रहेगा। अक्सर आप लोग को प्रैक्टिस में दिखाते होंगे लोग कि ग्लैंड्स हो गई है, इसमें दर्द नहीं होता है, डॉक्टर साहब इतने दिनों से पड़ी हुई है, तो हम क्या करें? तो ऐसी कंडीशन है फर्स्ट टाइम आप ट्रीटमेंट जो शुरू करते हैं वो कर दें। तो ये से आप सबसे पहले ऐसी चीज़ के लिए L2 ले लें अगर L2 आपके पास है, नहीं तो S1 L1 प्लस A1 कर लें। और अगर स्टोन टाइप की हार्डनेस है तो उसके अंदर C4 प्लस RE कर लें और एक्सटर्नल लगाने के लिए S5 C5 A2 L1 RE एंड G
ये आयल के अंदर बनाकर पेशेंट्स को दे सकते हैं। फार्मूला है S5C5A2L1 का जो है ये 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन कर लें, RE और GE 10-10 ड्रॉप कर लें, और ये 50 ml ऑयल में कर लें, किसी भी ऑयल में जो भी आपको, चाहे वो कॉटन शीड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, या सिसमी ऑयल हो, या मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर ट्रीटमेंट के लिए आप मिक्सचर में दे सकते हैं S1 L1 A1 C4 प्लस RE। ये इसे जो है जो पेनलेस ग्लैंड्स हैं उसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ओके सर जी S1 L1 A1 C4 RE S1 L1 A1 या C4 RE C4 RE। C4 जी हाँ, RE। ये पेनलेस के लिए है। लाइट अगर पेन है तो भी ठीक है, इसमें आ ओके जाएगा। अगर पेनफुल है ग्लैंड्स, अगर पेनफुल ग्लैंड्स हैं तो S5 C5 L1 और A1 हो जाएगा पेनफुल में, और यहाँ पे GE ले लेंगे RE की जगह पे। ओके थैंक यू वेरी मच सर जी। ये कैन यू हैव लिम्फोमा विदाउट, ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लाइटली लिम्फोमा, फीवर, नाइट स्वेटनेस। अब देखिए जो आपने मेडिसिन दी है, अगर इसे फीवर आ रहा तो इसके अंदर F1 भी ऐड कर सकते हैं। जो S1 L1 दे रहे हैं या S5 दे रहे हैं, दोनों से कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप F1 भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। नाइट स्वेटिंग F1 के अंदर ही आ जाएगा, अलग से कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, हाँ वेट लॉस है तो वो भी यही इसी चीज़ के अंदर आ जाएगा। एस्टेन आफ्टर मील्स में ये रिकवर कर जाएगा वेट लॉस। सिर्फ हमें मेडिसिन के साथ साथ वेट को देखना है, वॉच करना है। और यहाँ पर जिन चीज़ों को ये जैसे कि ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा फ्राई किया हुआ, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं, और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आप ये ज़्यादा लें और इस टाइप की चीज़ें दें। और वेट को वॉच करें। फैटिगो, और फैटिगो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अगर फैटिगो अलग बहुत ज़्यादा है तो A1 और B हम अलग से दे सकते हैं किसी भी पेशेंट्स को, अगर फैटिगो। ओके, और बोन के लिए जो है, बोन के लिए तो C4 ऐड किया है, आपको पहले ही बता दिया है किस तरीके से C4 ऐड करना है। एब्डोमिनल के लिए S5C10 F1 का फार्मूला हमने बताया आपको। और चेस्ट पेन, तो इस तरीके चेस्ट पेन में आपका S2 C2 A2 और WE कर लें अगर चेस्ट पेन है तो। ये चेस्ट के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यहाँ रिकवर कर जाएगी। लॉस ऑफ एपिटाइट ये S10 के अंदर आ जाए, S1 के अंदर आ जाएगा, सॉरी S1 के अंदर आ जाएगा। ईचिंग एंड नोजिया, ईचिंग एंड नोजिया भी S1 के अंदर आएगा। अगर फिर भी नोजिया डेवलप हो रहा है तो S11 अलग से दे सकते हैं, ऑकर इन टाइम, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही एड कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस हो हैं तो आप पूछ सकते हैं।